हेलो साथियों, ए टू जेड क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग केबीएस के एक नए बैच से मिलेंगे, केबीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कि आज का टॉपिक बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि ये सीटेट में भी इम्पॉर्टेंट है और आपके केबीएस में भी आपके टॉपिक में है। तो बहुत सारी चीज़ें को आप ये चीज़ें जानते होंगे, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन उसको अंतर नहीं कर पाते होंगे। तो जो आपका सिलेबस के अंतर्गत कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है कि कॉन्सेप्ट आप सिलेबस एंड करिकुलम यानी आप उसके संप्रत्यय को कैसे जानते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को यानी सिलेबस और करिकुलम के संप्रत्यय को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो आपको ऑन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कौन से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। तो इसको आज हम तुलनात्मक मोड में पढ़ते चलेंगे, यानी अंतर मोड में अगर हम पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज हम बस अंतर करके पढ़ेंगे, किसको? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? जो सिलेबस होता है उसको पाठ्यक्रम कहते हैं, और जो कैरिकुलम होता है उसको पाठ्यचर्या कहते हैं। ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। आपको ऊपर दिख रहा होगा ऑन स्क्रीन पे कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या में अंतर, यानी आपको वो चीज़ें आपको दिख रही होंगी ऑन स्क्रीन पर जिससे आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आपको अंतर बेस पे पढ़ेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। तो कुछ पॉइंट के माध्यम से आज हम अपनी क्लास को देर न करते हुए इस क्लास को हम पढ़ाते चलते हैं। आज हमारा जो पहला टॉपिक है, उसको कहेंगे हम पाठ्यक्रम, और जो हमारा उसी में का दूसरा टॉपिक है उसको कहेंगे पाठ्यचर्या। यानी हम कह सकते हैं सिलेबस एवं कैरिकुलम। यहाँ सिलेबस की हम बात करेंगे, यहाँ कैरिकुलम की। बस अंतर में देखते चलते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे हम अंतर, क्या अंतर होते हैं। ठीक, यहाँ अंतर, यहाँ कहेंगे पाठ्यक्रम यहाँ कहेंगे पाठ्यचर्या। अब इसकी अंग्रेजी थोड़ी सी हम आपको बता दें, इसको कहते हैं सिलेबस, यानी सिलेबस। ठीक, इसको क्या कहते हैं? सिलेबस। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम। इसको कैरिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिकुलम, यानी कैरिकुलम। सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम और कैरिकुलम मतलब पाठ्यचर्या। ठीक, अब अंतर मैंने क्या लिखा है कि भाई इन दोनों के बीच में किस कारण से अंतर होता है, तो वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आती चली जाएंगी। सबसे पहले अंतर हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। पहला नंबर अर्थ। भाई सबसे पहले अर्थ जानेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और कहाँ से ये शामिल हुआ है। तो कहते हैं किसी, जो ये पाठ्यक्रम है, कहते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष, पाठ्यक्रम जो होता है किसी विषय विशेष संप्रत्ययों को शामिल करना होता है। यानी पाठ्यक्रम वह संचित राशि है जिसमें किसी विषय विशेष के संप्रत्ययों को शामिल किया जाता है, यानी विषय विशेष के संप्रत्ययों को शामिल किया जाता है। विषय विशेष संप्रत्ययों, विषय विशेष संप्रत्ययों को शामिल करना। किसी विषय विशेष को, यानी किसी एक विषय को हम विशेष मान लेते हैं और सिर्फ उस विषय को हम, जैसे कह सकते हैं हम हिंदी के सिलेबस मान लेते हैं। तो हिंदी में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे भाई? तो व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण में भाई क्या पढ़ेंगे भाई? ये चीज़ें तो हमको क्लियर ही नहीं है कि व्याकरण तो अनंत है। तो व्याकरण में आप बताते हैं कि हम उसके वर्णभेद को जानेंगे, हम अलंकार को जानेंगे, हम अलंकार को जानने के बाद हम उसके संधि विच्छेद को जानेंगे, हम उसके प्रत्ययों को जानेंगे, हम उसके उपसर्गों को जानेंगे। ये सारी चीज़ें को हम बताएंगे। किसी विषय विशेष के बारे में हम सिर्फ बताते हैं, यानी विषय कोई विषय होता है उसके विशेष संप्रत्यय यानी विशेष कॉन्सेप्ट, अलंकार हो गया,
संधि विच्छेद हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, मुहावरा हो गया, ये इसके विशेष हैं, कॉन्सेप्ट हैं। व्याकरण तो बड़ा लंबा है, विषय क्या है आपका व्याकरण है। अब व्याकरण के अंतर्गत हमको क्या चीजें जाननी है भाई, अलंकार वगैरह जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपके विषय विशेष के अंतर्गत आती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, पाठ्यक्रम। ठीक, अब हम वही बात करते हैं, यही इसको क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम को। पाठ्यक्रम को क्या कहते हैं भाई, इसी तरह इसका भी होगा। इसमें कहा जाता है कि शिक्षा तंत्र यानी कोर्स के अंतर्गत, कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली संपूर्ण, कहा जाता है कोर्स के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाले संपूर्ण विषय वस्तु, यानी संपूर्ण विषय वस्तु, यानी किसी कोर्स में क्या क्या चीजें होती, यानी कक्षा 10 है। अब कक्षा 10 में हमको जो भी कोर्स है उसको हमको पूरा का पूरा पढ़ाना, उसमें से कोई हमको चॉइस नहीं मिला है कि सिर्फ हमको हिंदी है तो हिंदी में सिर्फ व्याकरण पढ़ाना है, हमको सिर्फ गद्य पढ़ाना है, यानी हमको पद पढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। हमको व्याकरण भी हिंदी के अंतर्गत पढ़ाना है, हमको गद्य भी पढ़ाना है, हमको पद भी पढ़ाना है, हमको काव्य भी पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें यानी कविता, निबंध, लेखन, सब कुछ हमको, पत्र लेखन, सारा कुछ हमको बताना है। किसके अंतर्गत, कोर्स के अंतर्गत। उसको क्या कहा जाता है भाई, पाठ्यचर्या। यानी पाठ्यचर्या में हम संपूर्ण चीज़ों का विधान करते हैं, संपूर्ण चीज़ों को पढ़ाने की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक हम छोड़ने की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण पढ़ाना है। लेकिन यही सिलेबस के अंतर्गत वो चीज़ें, उसके अंतर्गत हमको कुछ ही चीज़ों को बस पढ़ाना था, सब नहीं पढ़ना था। हिंदी है तो हिंदी में सब नहीं पढ़ना था, व्याकरण में से भी कुछ चीज़ों को हमको चुनना था, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की जो उत्पत्ति होती है और पाठ्यचर्या की उत्पत्ति होती है, किस आधार पर होती है। तो दूसरी हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति कहते हैं ना भाई, इतनी सारी बातें हो रही हैं तो इसकी उत्पत्ति भी तो हुई होगी। तो उत्पत्ति किस से हुई है, यानी किस भाषा से हुई है, किस शब्द से हुई है, किस पाठ्यक्रम की। कहा जाता है जो सिलेबस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जो सिलेबस है ग्रीक भाषा। अब ग्रीक भाषा के किससे, सिट्टुबा से, ग्रीक भाषा के सिट्टुबा से। अब सिट्टुबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, सिट्टुबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शीर्षक। सिट्टुबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शीर्षक। यानी जो हमारी भाषा है, ग्रीक भाषा है सिलेबस, वो सिलेबस किससे बना है, सिट्टुबा से, सिट्टुबा शब्द से। सिट्टुबा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सिट्टुबा का शाब्दिक अर्थ शीर्षक होता है। ठीक, यहां तक क्लियर। ग्रीक, इसकी उत्पत्ति जब मानी जाती है तो ग्रीक भाषा से, सिट्टुबा शब्द से। सिट्टुबा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप यहां कहेंगे शीर्षक। ठीक वही बात अब यहां करते हैं कि भाई पाठ्यचर्या का तो यानी कैरिकुलम का भी तो कुछ उत्पत्ति हुई होगी। किससे हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किस भाषा से, लैटिन भाषा। लैटिन भाषा से, कौन से शब्द से, लैटिन भाषा के किस शब्द से, क्यूरेरे। कौन से शब्द से, क्यूरेरे। क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान। क्यूरेरे का अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। यानी क्यूरेरे जो है एक, यहाँ लैटिन भाषा है, कैरिकुलम का जो बना है, पाठ्यचर्या जो बनी है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द, क्यूरेरे से। क्यूरेरे का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, दौड़ का मैदान। यानी हम भागते रहते हैं। ठीक,
ये इसकी उत्पत्ति हो गई। अब तीसरा कहते हैं कि किसके लिए इसका निर्धारण हुआ है, यानी किसके लिए इसका निर्धारण, किसके लिए इसका निर्धारण, किसके लिए इसका निर्धारण हुआ है ये जानेंगे। भाई किसके लिए इसका, अगर ये सिलेबस या पाठ्यचर्या, सिलेबस कह सकें या पाठ्यचर्या यानी कैरिकुलम कह सकें, तो किसके लिए हुआ है, किसके लिए हुआ भाई, तो भाई कहा जाता है कि किसी विषय विशेष के लिए हुआ है, यानी किसी विषय विशेष के लिए हुआ है, विशेष के लिए हुआ है, किसी विषय विशेष। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि विषय विशेष क्या है, तो ये कह सकते हैं हम यहाँ पे जैसे हिंदी के लिए भी सिलेबस बनाया जाता है ना, ये हिंदी का सिलेबस है, ये गणित का सिलेबस है, कहते हैं ना ये विज्ञान का सिलेबस है, यानी सबका सिलेबस अलग अलग है आदि, यानी अन्य प्रकार के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका भी एक अलग अलग प्रकार का सिलेबस होता है। यानी हिंदी का सिलेबस बना दिया गया कि इसमें गद्य पद्य व्याकरण सारी चीज़ें पढ़ानी है, गणित में बताया गया कि जितने भी इसके फार्मूले होते हैं जिस क्लास के अंतर्गत होता है, ध्यान रखिएगा, जिस कक्षा के अंतर्गत होता है उस कक्षा के अंतर्गत हिंदी का सिलेबस बना दिया गया। यानी चाहे आप जिस भी क्लास के हों, गणित के जिस भी क्लास के हों, उसके अनुसार उसका सिलेबस निर्धारित कर दिया जाता है। ये नहीं कि कक्षा 1 का सिलेबस इंटर वाले सिलेबस को मैच करता, नहीं, जिसका जिस तरह से कक्षा होती है उसी तरह से उसके सिलेबस का निर्माण किया जाता है। तो ठीक ये चीज़ें होंगे किसी विषय विशेष के लिए या ये काम किया जाता है। अब अगली बात करते हैं कैरिकुलम में। कैरिकुलम में क्या होता है भाई, इसमें भी तो ये चीज़ें होती होंगी। इसमें कहा जाता है किसी कोर्स में, किसी भी कोर्स के लिए, यानी किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए का मतलब भाई, किसी भी कोर्स के लिए मतलब 10 के लिए, कक्षा 10 के लिए भी बनाया गया है, 10th 12th स्नातक, परास्नातक आदि, यानी जितनी भी कक्षाएं हो सकती हैं कि हर कोर्सों के लिए अपना अपना कैरिकुलम बनाया गया है, उसके अनुसार ही हम सारे के सारे कार्य करते हैं। यानी कक्षा 10 के लिए अलग पाठ्यक्रम है, कक्षा 12 के लिए अलग पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के पाठ्यचर्या, स्नातक के लिए अलग पाठ्यचर्या है, परास्नातक के लिए अलग पाठ्यचर्या है। यानी अलग अलग जितने भी कोर्सेज हैं उनके अनुसार ही, कोई साइंस 10th में 12th में अलग अलग टॉपिक होता है ना, कोई साइंस का होगा, कोई कॉमर्स का होगा, कोई अन्य का होगा, तो उसके अनुसार कैरिकुलम को विभाजित किया जाता है। ठीक, अब कहते हैं इसकी प्रकृति क्या होती है, इन सबों की प्रकृति क्या होती है। प्रकृति के अनुसार भी इनको डिवाइड कर लेते हैं। इनकी प्रकृति क्या होती है, क्या होती है इनकी प्रकृति, इसको कहते हैं विवरणात्मक या वर्णनात्मक, यानी इसमें इसका विवरण दिया गया रहता है कि ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं और इस सिलेबस में ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं और आपको इस सिलेबस के अंतर्गत बताया जाता है। हिंदी का अलग सिलेबस होगा, गणित का अलग सिलेबस होगा, विज्ञान का अलग सिलेबस होगा, कंपटीशन होता है तो सरकार बताती है ना कि ये सिलेबस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये विवरणात्मक है, उसमें विवरण बस दिया गया रहता है, न कि कोर्स समाहित रहता है। इसमें सिर्फ विवरण दिया गया रहता है कि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जानी है, तो वो चीज़ें विवरण के माध्यम से आप बताते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रकृति कैसे होती है, पाठ्यचर्या की प्रकृति कैसी होती है। तो ये कहते हैं कि संपूर्ण नियम से संबंधित होते हैं, यानी संपूर्ण नियम से, इसमें नियमों का प्रयोग होता है, संपूर्ण नियम से संबंधित, इसमें संपूर्ण नियम यानी टोटल इसमें नियम, पाठ्यचर्या है भाई, जो जिस तरह से है
हमको एक सैद्धांतिक रूप से उस पर कार्य करना है, उसके नियम के अनुसार कार्य करना है। और उसके यानी हमको पहले बालक को पढ़ाना होगा तो पहले क्या गणित पढ़ाना होगा तो पहले अंकों का ज्ञान कराना होगा ना, गिनती पहाड़ा वगैरह सब कुछ समझाना होगा ना, जानेगा तब तो आगे बढ़ेंगे। तो वही कहता है इसमें हमको नियमों का प्रयोग करके तब जाके हम आगे की पढ़ाई इसमें करवाते हैं। ठीक, ये चीज़ें क्लियर? किसी को डाउट? अगर किसी को डाउट है तो बताए। क्षेत्र या दायरा, पांचवा कहता है क्षेत्र। इसका क्षेत्र क्या है या दायरा, इसका क्षेत्र या दायरा क्या होता है बता सकते हैं तो बताइए। कहा जाता है यह संकुचित क्षेत्र में आता है। संकुचित क्षेत्र, संकुचित क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये विषय विशेष से संबंधित होता है, यानी या विषय विशेष से संबंधित होने के नाते, विषय विशेष से संबंधित होने के नाते, होने के नाते, होने के कारण। क्यों भाई? क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत संकुचित है। संकुचित क्षेत्र क्यों? क्यों संकुचित क्षेत्र? यह केवल कहता है हम पढ़ाएंगे जैसे तो भाई हिंदी का सिर्फ सिलेबस बना सकते हैं, गणित का सिलेबस बना सकते हैं, विज्ञान का सिलेबस बना सकते हैं। बस हम सिलेबस का निर्माण करते हैं और सिलेबस में बस आपको चीज़ें वो मैं बता दूंगा कि ये सिलेबस में ये चीज़ें होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिलेबस में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है, ठीक। बस मैं ये चीज़ें आपको बस बता रहा हूँ कि ये सिलेबस में ये चीज़ें होनी है, उसके लिए बस आप इसके लिए अलग से तैयारी करेंगे। तो उसकी तैयारी कहाँ करेंगे भाई? पाठ्यचर्या को हम देखेंगे, ये जो भी चीज़ें निर्धारण कर रहा है उसकी हम तैयारी कराएंगे आदि। मतलब बहुत प्रकार के हो सकते हैं। क्षेत्र इसका दायरा। अब यही बात हम कहते हैं संपूर्ण कोर्स इसके दायरे में आते हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पे संपूर्ण कोर्स इसके दायरे में आते हैं। संपूर्ण कोर्स इसके दायरे में आते हैं। भाई संपूर्ण कोर्स क्या होता है? कक्षा 10, 12 यानी कह सकते हैं कक्षा 10 कह सकते हैं, 12 कह सकते हैं, स्नातक कह सकते हैं, परास्नातक कह सकते हैं आदि। यानी ये संपूर्ण जो कोर्सेज हैं, संपूर्ण कोर्सेज ये इसी के दायरे के अंतर्गत आते हैं, पाठ्यचर्या के दायरे के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि 10 का करिकुलम, भाई ये सारी चीज़ें पढ़ानी है। कक्षा 10 में क्या क्या आपको पता होगा ना, कक्षा 10 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कक्षा 12 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन सी साइट होती है। साइट का मतलब आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स के हैं, व्यवसायिक से हैं, किस तरह के हैं, स्नातक में आप साइंस से हैं, कॉमर्स से। ये सारी चीज़ें एक पाठ्यचर्या बनाई गई रहती है, जिसमें आपको बताया गया रहता है कि साइंस पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट है, आर्ट पढ़ना है तो ये सब्जेक्ट है, कॉमर्स पढ़ना है तो ये चीज़ें हैं, व्यावसायिक शिक्षा ये है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रूपों में इसको बताया गया रहता है। अब कहता है यह इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, यानी निर्धारण इसका होता है। अगला है निर्धारण किसके द्वारा, किसके द्वारा निर्धारण। भाई सिलेबस का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? ये सिलेबस बनाता कौन है? ये भी तो एक प्रश्न उठता है, ये इसका निर्धारण कौन करता है? तो भाई सिलेबस का निर्धारण कौन करता है? परीक्षा मंडल करता है। परीक्षा मंडल, परीक्षा मंडल क्या करता है भाई? देखिए सिलेबस को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मुझे मिस हुई। परीक्षा मंडल इसका क्या करता है? निर्धारण करता है सिलेबस का। परीक्षा मंडल क्या करता है? निर्धारण करता है कि कौन कौन से कोर्सेज होंगे। तो परीक्षा मंडल के बहुत अलग अलग विधान हैं, जैसे CBSE है, वो भी परीक्षा मंडल है। परीक्षा मंडल है कि नहीं? CBSE बोर्ड है ना, ICSE बोर्ड, ICSE बोर्ड है कि नहीं है? तमाम राज्यों के अपने अलग अलग बोर्ड हैं कि नहीं, जैसे यूपी बोर्ड
राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, यानी जितने भी राज्य हैं उनके भी अपने अपने अलग अलग बोर्ड होते हैं। और वो बोर्ड क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं अपने सिलेबस का कि हमको अपने राज्य के स्टूडेंटों को क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्या करना है, उस तरह के सिलेबस को रखते हैं, उस कक्षा के अनुसार ही सिलेबस को रखते हैं। तो ये निर्धारण किसके द्वारा होता है, परीक्षा मंडल के द्वारा। तो परीक्षा मंडल होता कौन है, तो CBSE बोर्ड होता है, ICSE बोर्ड होता है, UP बोर्ड होता है, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटियां होती हैं, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटियां होती हैं, वो सारी चीज़ों का निर्धारण करती हैं। ठीक, अब कहते हैं इसके लिए पाठ्यचर्या के लिए। पाठ्यचर्या में ये किसके द्वारा इसका निर्धारण होता है, तो ये कहा जाता है सरकार या प्रशासन के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। यानी सरकार जो चाहती है, सरकार या प्रशासन के द्वारा निर्धारण अभी देखिए नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वो किसके द्वारा निर्धारित किया गया है, सरकार के द्वारा ही ना, प्रशासन के द्वारा ही निर्धारित किया गया है कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको लागू की जाती है। किस रूप में, यानी जितने भी अब ये चीज़ें राज्य सरकारों के द्वारा भी और केंद्र सरकारों के द्वारा भी कहा जा सकता है। जैसे राज्य सरकार भी इसको कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है, क्योंकि शिक्षा किसमें है, समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना अपना कार्य करती हैं। राज्य सरकार अपना प्रशासन करती है, केंद्र सरकार अपना प्रशासन करती है। और लास्ट में हम सबसे लास्ट में बात करते हैं किसके द्वारा, इसका क्या अवधि होती है। अवधि, भाई कोई कोर्स बना है तो वो कितने समय में ख़त्म होगा, इसकी अवधि भी तो होनी चाहिए कि ऐसे एक कोर्सेज चलते रहेंगे। तो इसके लिए एक निश्चित अवधि में इसके कार्य को पूरा करना होता है। यानी कह सकते हैं एक निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करना। एक निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करना, वो निश्चित अवधि क्या हो सकती है, 220 दिन जैसे कह सकते हैं, जैसे 220 दिन, 240 दिन, 365 दिन होते हैं ना एक सालों में, तो हम उसमें से 220 दिन को ले लेते हैं, 240 दिन ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, इस दिनों में हम ये सबसे निश्चित अवधि को हम पूरा कैसे करेंगे कि भाई हमको उस तरह के योग्य शिक्षक कह सकते हैं इसी के अंतर्गत योग्य शिक्षक, उनकी क्षमता, योग्य शिक्षकों की क्षमता, ठीक, उनकी योग्यता का निर्धारण वह कब करता है, योग्य शिक्षक क्या उसकी क्षमता का निर्धारण करते हैं। और जब क्षमता जानते हैं कि वह कब खत्म कर सकता है, क्षमता का निर्धारण करने के बाद वह कोर्स कब खत्म करेगा, वह कोर्स नहीं कहें इसको, पाठ्यक्रम कहें, पाठ्यक्रम कब खत्म करेगा, यानी कितने दिनों में खत्म करेगा, कितने दिनों में वो टीचर उसको ख़त्म करने वाला है। जो भी एक निश्चित अवधि मिली है उस सिलेबस को, उस निश्चित अवधि के अंतर्गत टीचर को ख़त्म करना है। ठीक, अब यही बात करते हैं इसकी अवधि क्या होती है पाठ्यचर्या की। तो पाठ्यचर्या की अवधि क्या होती है, कोर्स के अनुसार होती है। यानी कहा जाए यहाँ पे तो कोर्स के अनुसार पाठ्यचर्या की अवधि होती है। कोर्स के अनुसार हम ये नहीं कह सकते हैं कि इकट्ठे ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे कक्षा 10 की अवधि क्या होती है, कितने साल के कक्षा 10 होता है, 1 वर्ष ना, यानी 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष में ख़त्म करना है। क्या करना है, 1 वर्ष में वो सारी चीज़ें हमको ख़त्म करनी है। 12th की वो कितने वर्ष का होता है, वो भी 1 वर्ष का होता है। अब इसको कितने दिनों में इसको ख़त्म करना है, हमको 1 साल के अंदर ख़त्म करना है। स्नातक कितने साल का होता है भाई, तो कहीं कहीं राज्यों में 3 साल का होता है, कहीं कहीं राज्यों में 4 साल का होता है। यानी कह सकते हैं 3 या 4 साल का जब स्नातक होता है तो हम कह सकते हैं कि 3-4 सालों में हम उसकी जित कोर्स हैं
स्नातक जो भी होते हैं वो 3 या 4 साल के होते हैं, तो 3-4 सालों में हम इसके करिकुलम को यानी पाठ्यचर्या को हम अच्छे से निपटा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। और परास्नातक के लिए, परास्नातक को हम कब कोर्स ख़त्म करते हैं भाई? तो ये 2 वर्ष, यानी एमए वगैरह जो एमएससी एमकॉम वगैरह करते हैं उसकी पाठ्यचर्या की अवधि कितनी रखी गई है? 2 वर्ष, यानी हम परास्नातक को 2 वर्ष के अंतर्गत समाप्त करेंगे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसको एक कक्षा के माध्यम से इसको समझ सकता है। स्क्रीनशॉट इसका ले ले आराम से, ठीक, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस सिलेबस को बिल्कुल अंतर के माध्यम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं छूटा जो आपके एग्जाम में न आए हो। अगर आपके एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से संबंधित आते हैं तो आप बिल्कुल, कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि आज तक सिलेबस और पाठ्यक्रम में, सिलेबस और पाठ्यचर्या में, यानी सिलेबस एंड कैरिकुलम में आज तक समझ ही नहीं पाए। उसको पर्यायवाची समझते थे कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों एक ही हैं और उसका पर्यायवाची समझते थे। तो आज जो भी ये चीज़ें समझते थे, आज उनकी पूरी की पूरी भटक जो है, शंका जो है, इस क्लास के माध्यम से समाप्त होती है और उनको पूरी की पूरी क्लास में बता दिया गया कि क्या चीज़ें किस तरह से हैं। तो बिल्कुल वो चीज़ें आराम से आप कर लीजिएगा बिल्कुल। और जितने लोगों ने हमारे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत सारी टीम कर रही है इस ठंड के मौसम में, तो हम चाहेंगे कि आप ठंड के मौसम में हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करें। ऊर्जा प्रदान करने का मतलब ये कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। यही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा हमको इसी ठंड में इस तरह से ऊर्जा मिलेगी। हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। धन्यवाद।